उत्तर प्रदेश के मेंस GS2 पेपर में क्वेश्चन आ रखा था वर्ल्ड वॉर टू का ग्लोबल लेवल पे होने के बाद वर्ल्ड पीस के लिए एफर्ट्स क्या लिए गए उसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो इसको देखने से पहले और ये एक इम्पॉर्टेंट थीम है, ये यूपीएससी में भी काफ़ी बार आता है और बीपीएससी में भी ऐसे में हम इसे रिलेटेड पॉइंट्स डाल सकते हैं। तो अब इसको आंसर देखने से पहले हम एक बार शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं वर्ल्ड वॉर्स पे कि वर्ल्ड वॉर्स रीशेपिंग द ग्लोबल ऑर्डर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 टू 1918 हुआ था, वो स्टार्ट उसका आउटब्रेक 1914 में हुआ और वो किसी सिंगल कॉज के कारण नहीं था, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म टेंशन्स और शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स थे। तो पहले हम कॉजेज देखते हैं। इमीडिएट कॉज वाज कि आर्किड्यूक फेर्डिनैंड जो थे उनका असासिनेशन, फिर अग्रेसिव नेशनलिज्म, फ्रेंच और सर्बियन नेशनलिज्म टेंशन को फ्यूल कर रहा था टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के लिए। फिर अलायंस सिस्टम, यूरोप जो डिवीजन था उसका आर्म्ड कैंप्स में, वो डोमिनो इफेक्ट फॉर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया। इम्पीरियलिज्म एंड राइवलरी, जो जर्मनी है उसका कॉलोनियल एम्बिशंस वो ब्रिटेन के इकोनॉमिक डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा था। एंड मिलिटरिज्म एंड नेवल रेस, आर्म रेस इंटेंसिफाई कर दिया सस्पेशन और नॉर्मलाइज किया वॉर को। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं और ग्लोबल इम्पैक्ट। 1918 में जब ये वर्ल्ड वॉर वन एंड किया तो ये ड्रामेटिकली अल्टर्ड वर्ल्ड को लेफ्ट किया। और कुछ जो पॉइंट्स है इसके कॉन्सिक्वेंसेस के, पहले ह्यूमन इकोनॉमिक कॉस्ट, अनप्रेसिडेंटेड डेट टॉल था। इनफैक्ट जो विक्टोरियस थे ब्रिटेन और फ्रांस वो भी शैटर्ड थे इसके बाद। कोलैप्स ऑफ एम्पायर्स, जो 4 मेजर यूरोपियन डायनेस्टीज थी और उनके एम्पायर, जैसे जर्मनी के होहेंजोलन्स, ऑस्ट्रिया हंगरी के हैब्सबर्ग्स, रशिया के रोमानोव्स और टर्की के ऑटोमैन सुल्तान्स, वो कोलैप्स कर गए। फिर बाउंड्री रीड्रॉ किया और फ्लॉड पीस का कॉन्सेप्ट आया। ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज हुआ, जर्मनी पे हार्श टर्म्स इम्पोज किया गया, इन फेमस वॉर गिल्ट क्लॉज को डाला गया, रिपार्टिएशंस को लादा गया और इससे डीप रिसेंटमेंट और डिज़ायर फॉर रिवेंज फॉस्टर हुआ। न्यू नेशंस जो थे वो बने ईस्टर्न यूरोप में, लेकिन वो डिसग्रंटल्ड थे अपने एथनिक माइनॉरिटीज़ ट्रैप्ड विद इन देयर बॉर्डर्स लेके, और वो न्यू सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना। और फिर यूएस का राइज, वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक सेंटर था वो यूरोप से यूएस की ओर शिफ्ट कर गया। और लीग ऑफ नेशंस, ये एक मेजर एक्सपेरिमेंट था कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए, फर्स्ट ऐसा मेजर एक्सपेरिमेंट था, बट ये अपने स्टार्ट से ही वीकेंड हुआ था क्योंकि यूएस ने रिफ्यूज़ किया था इसको ज्वाइन करने से। अब हम देखते हैं एक बार कि वर्ल्ड वॉर वन का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर और इसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है। तो इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट जो था कि ब्रिटिश एम्पायर वो सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस वर्ल्ड वॉर वन में इंडिया के थ्रू करवाया, सोल्जर्स और मटेरियल्स में। जो नेशन था उसमें पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जगी और सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड भी इंटेंसिफाई हुई। फिर फ्रीडम और डेमोक्रेसी के जो आइडियाज़ थे इंडियन सोल्जर्स ने फाइट करते टाइम, वो उससे एक्सपोजर मिला उनको यूरोप में, और दे ट्राई टू अप्लाई दोज आइडियाज़ बैक इन इंडिया, चैलेंजिंग द ब्रिटिश रूल। अब कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस देखते हैं। ये जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स वर्ल्ड वॉर वन के थे वो अभी भी एविडेंट है। आर्बिट्ररी रीड्रॉइंग जो बाउंड्रीज की हुई ऑटोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद, वो मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स का रीज़न अभी भी है। फॉर एग्जांपल अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर ये बाफ्लोर डिक्लेरेशन एक 1917 में ब्रिटेन ने इसराइल को दे दिया था और इसी को जड़ मानते हैं सारे प्रॉब्लम का, अभी भी पैलेस्टीना इसराइल का जो इशू है। फिर सेकेंड इज रिजिड मिलिट्री अलायंसेस। हमने ये एक रिमाइंडर ले लिया है कि वॉर सर्व्स एज अ पावरफुल रिमाइंडर ऑफ द डेंजर्स ऑफ रिजिड मिलिट्री अलायंस। और जो ऑनगोइंग नाटो एक्सपेंशन डिबेट है, एग्रेसिव नेशनलिज्म और जो आर्बिट्री बॉर्डर्स के लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं दैट इफेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस टुडे। इसके एग्जांपल में यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट है। अब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखते हैं 1939 टू 1945। ये अग्रेसिव टोटालिटेरियन आइडियोलॉजीज़ के राइज से एम्पलीफाई हुआ था और डेमोक्रेटिक स्टेट्स जो फेल कर गए इस चैलेंज की ओर स्टैंड करने से। इसके कारण 1930s में हमें मोर डिस्ट्रक्टिव ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। जो कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू है, फर्स्ट वॉज पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन जो सेटलमेंट है, ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज और ग्रेट डिप्रेशन, इसने क्रिएट कर दिया था एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। सेकेंड इज जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ हैं, अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज ऑफ एक्सेस पावर्स, ये एक्सपैंड करना चाह रहा था टेरिटरीज को। और फिर पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, जो हिटलर है जर्मनी का लीडर, उसको वेस्टर्न डेमोक्रेसीज कन्विंस करने में लगी थी, उसको अपीज कर रही थी। इसको एक मेजर कॉज माना जा रहा है।
अब कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं और ग्लोबल इम्पैक्ट। तो होलोकॉस्ट हुआ, वो जेनोसाइड 6 मिलियन ज्यूज का नाजी रिजाइम के द्वारा। एंड ये एक अनपैरल्ड हॉरर था दैट प्रोफाउंडली इम्पैक्टेड ह्यूमन कॉन्साइंस। फिर बाइपोलर वर्ल्ड एंड द कोल्ड वॉर, ये वॉर जर्मनी और जापान को डिस्ट्रॉय कर दिया और ब्रिटेन और फ्रांस को एग्जॉस्टेड लीव किया। तो रियल पावर शिफ्ट अब यूएस और यूएसएसआर की ओर हो गया था, दो एज टू सुपर पावर्स विद अपोजिंग आइडियोलॉजीज, एक का कैपिटलिज्म और दूसरे का कम्युनिज्म। और यही अराउंड 45 नेक्स्ट 45 ईयर्स तक ग्लोबल अफेयर्स को डोमिनेट करेंगे। तो एक कोल्ड वॉर का एरा स्टार्ट करवाया। फिर न्यूक्लियर एज, एटॉमिक बॉम्ब जो हिरोशिमा नागासाकी में इंट्रोड्यूस किया, वो एक न्यू और टेरिफाइंग रियलिटी इनटू इंटरनेशनल रिलेशंस लाया। इससे कांस्टेंट थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर एनिहिलेशन था कि ह्यूमन रेस ही न्यूक्लियर अटैक से ख़त्म हो जाए, ये थ्रेट आ गया सब में। फिर डीकोलोनाइजेशन, ये वॉर एक फाइनल ब्लो की तरह था यूरोपियन कॉलोनियल एम्पायर्स पे। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस के पास वेल्थ नहीं बचे थे और वो कॉलोनीज से जो पावरफुल नेशनलिस्ट मूवमेंट आ रहे थे उसके सामने घुटने टेक दिए उन्होंने। फिर यूनाइटेड नेशन एक न्यू इंटरनेशनल बॉडी बना, जो कि इस एम से बना कि वो मोर इफेक्टिव रहेगा लीग ऑफ नेशन से इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने में। बाय द वे, इट्स स्टिल ऑल द मल्टीलैटरल institutions at present are facing credibility crisis and legitimacy crisis. Now let's have a look at the World War II और global impact उसका, और उसका कंटिन्यूड, मतलब अभी के टाइम में जो उसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस है, कंटिन्यूड ग्लोबल इम्पैक्ट और इंडिया पे इम्पैक्ट। तो इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का, वो वर्ल्ड वार टू के टाइम हुआ था। इंडियन नेशनलिस्ट डिमांड कर रहे थे इमीडिएट ब्रिटिश रूल का एंड हो। इंडियन इंडिपेंडेंस को इनविटेबल बना दिया, इट बर्डन द कॉलोनियल पावर्स। बाइपोलर वर्ल्ड था। पोस्ट वॉर इंडिया अडॉप्ट किया नैम पॉलिसी को, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को, और किसी भी दोनों में से कोई भी सुपर पावर ब्लॉक के साइड नहीं लिया। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में है जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसका स्ट्रक्चर में 5 परमानेंट मेंबर है जो वर्ल्ड वार टू के विक्टर्स थे और उनकी डायरेक्ट लेगेसी कंटिन्यू करा रही है ये। अभी काफ़ी कंट्रीज, इनफैक्ट इंडिया भी इसे आउटडेटेड मांग रहे हैं, और ग्लोबल रियलिटीज़ जो करंट ग्लोबल रियलिटीज़ है उसको रिफ्लेक्ट करते हुए रिफॉर्म्स मांग रहे हैं। फिर न्यूक्लियर वेपन जो इमेंस डिस्ट्रक्टिव पावर रखता है, वो एक क्रिटिकल इशू बना हुआ है इंटरनेशनल सिक्योरिटी और नॉन प्रोलिफरेशन में अभी भी। अब हम उस क्वेश्चन की ओर वापस चलते हैं। जो क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द एफर्ट्स फॉर वर्ल्ड पीस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन ग्लोबल लेवल। तो इन्होंने इसका इंट्रोडक्शन ऐसे दिया है कि ये वर्ल्ड जो विटनेस किया था मेजर डिवास्टेशन और ह्यूमन हिस्ट्री में एक ब्लैक चैप्टर इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अच्छा, सही इंट्रोडक्शन है। और इसका एंड बहुत ग्रिम था विथ यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एटॉमिक बम्बार्डमेंट इन जापान 1945। 2 सेंटेंस में ही इसने काफ़ी अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दिया इससे टॉपिक को। अब देखते हैं कि जो विक्टोरियस फैक्शन था जर्मनी इटली जापान का, वो भी सीवियरली सफ़र किया अपना प्रेस्टिज, और जो कमांड ऑफ वेस्ट है वो यूएस की ओर शिफ्ट कर गया। 2 पोल्स बन गए थे, यूएसए और यूएसएसआर, मतलब इमरजेंस ऑफ कोल्ड वॉर एरा। तो अब जो वार फिनिश हुआ, तो जो स्टेप्स लिए गए पीस और स्टेबिलिटी को रीस्टोर करने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड, एफर्ट्स थे। फर्स्ट इज़ यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन, यूएन चार्टर। फिर यूएन एजेंसीज बहुत सारे आए ओवर कम करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक लॉसेस। फिर डिस्कोर्स डिप्लोमेसी को प्रेफरेंस दिया गया टू फाइंड सोल्यूशन फॉर डिस्प्यूट। डायलॉग एंड नेगोशिएशन से हम सोल्यूशन निकालें, एक प्रोसीजर फॉलो करें। वेरियस नेशंस गॉट इंडिपेंडेंस, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो डीकोलोनाइजेशन का वेव आ गया था। फिर वीना कन्वेंशन, ये डिप्लोमेटिक रिलेशन एंड पेरिस पीस ट्रीटीज़ के लिए आया। और UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 का। तो फर्स्ट पॉइंट है UNO, ये फॉर्म हुआ पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए अक्रॉस द ग्लोब, और ये चार्टर हुआ साइन बाय मेनी कंट्रीज टू शो देयर अफर्मेशंस टुवर्ड ग्लोबल पीस। सेकेंड पॉइंट इज मेनी वर्ल्ड लेवल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये एग्जिस्टेंस में आए और वर्ल्ड इकोनॉमी को वापस से बनाने के लिए ट्राई किए टू ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एट वर्ल्ड लेवल। थर्ड पॉइंट इज वही डीकोलोनाइजेशन का वेव, कि यूरोपियन नेशन डीकोलोनाइजेशन शुरू कर दिए।
बिकॉज़ हमने पहले देखा ही था कि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे कंट्रीज़ के पास अब वेल्थ उतना बचा नहीं कि वो कॉलोनी के जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसको हैंडल कर सकें। तो बहुत सारे एशिया और अफ्रीका में इंक्लूडिंग इंडिया इंडिपेंडेंस मिला उन कंट्रीज़ को और पीस रिस्टोर हुआ। फोर्थ इज़ वीना कन्वेंशन, इसके 4 राउंड से हमें डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन मिला ग्लोबल इश्यूज़ का रादर दैन कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर फिफ्थ पॉइंट इज़ यूडीएचआर 1948 का बहुत कंट्रीज़ ने साइन किया और ह्यूमन राइट्स एज़ मोस्ट फंडामेंटल राइट्स को रिकॉग्नाइज़ किया गया। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज़ कि वर्ल्ड 2 फैक्शन में डिवाइड हो गया, यूएसए एंड यूएसएसआर, सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट 2 अलग आइडियोलॉजीज़ के साथ। और इसके साथ एक थर्ड फैक्शन भी इमर्ज किया, नॉन अलाइन्ड ग्रुप। They've all tried to make balance. ये they all tried to make balance. अब इसको कंक्लूड किया है इसने ऐसे लिखकर कि दस पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीस एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइडेड न्यू अपॉर्चुनिटी टू द होल वर्ल्ड। ठीक है, काफ़ी सही पॉइंट वाइज मैनर में डिस्क्राइब कर रखा है इन्होंने।